सर्वाणि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभम् तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजय। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। इस प्रातःकालीन अमृत वेला में उपस्थित सभी स्कूलों के बच्चों को, सभी साथियों को सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम बताएंगे कि मूर्ख कौन है। इसमें एक छोटी सी कहानी बता करके और फिर जो मूर्ख के लक्षण उन्होंने बताए हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। कहानी महाकवि कालिदास की है। कालिदास के संबंध में आप सभी ने सुना होगा। इनको प्रारंभिक जीवन में महामूर्ख कहा जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने ही मूर्ख के लक्षण बताए हैं, वो हमको समझने के हैं। तो सबसे पहले इनकी प्रारंभिक कहानी बताते हैं। महाकवि कालिदास का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, राजा भोज के समय में। प्रारंभ में एक कहानी इनके संबंध में आती है। विद्योत्मा से इनका विवाह हुआ था। विद्योत्मा जैसा उसका नाम था, विद्या में उत्तम, विद्या उत्तम, विद्योत्मा विद्या में बहुत उत्तम थी। उसके विवाह की चर्चा जब चारों तरफ फैली तो उसके माता पिता ने कहा कि इसका विवाह जो है वो शास्त्रार्थ के माध्यम से होगा और जो पंडित इसको शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ इसका विवाह होगा। तो बड़े बड़े पंडित बुलाए गए। विद्योत्मा विद्या में बहुत निपुण थी, विदुषी थी। सभी पंडित शास्त्रार्थ में हार गए तो पंडितों को बहुत बड़ा अपमान लगा। तो उन्होंने उस अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा विचार किया कि चलो चलते हैं, एक ऐसे व्यक्ति से इसकी शादी कराएंगे जो महामूर्ख हो। तो वो जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी दूर जाकर के उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था और एक डाली को काट रहा था। उस डाली को वो इस तरह से काट रहा था कि डाली का जो हिस्सा जमीन पर गिरने वाला था उधर ही वो बैठा हुआ था। तो उन पंडितों ने विचार किया कि ये व्यक्ति इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं मिलेगा। जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी को काट रहा है, तो डाली गिरेगी तो ये भी नीचे गिर जाएगा। इससे शास्त्रार्थ करा देते हैं और इससे विवाह की योजना बनाते हैं। तो उस व्यक्ति को उन्होंने नीचे बुलाया और कहा कि आप इधर आओ, आप ये डाली क्यों काट रहे हो। तो उसने कहा हम अपना पेट भरने के लिए, भोजन के लिए। तो पंडितों ने कहा भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे और आपका विवाह भी करा देंगे। तो इस तरह से वो पंडित उसको समझाते हैं और कहते हैं कि आपका विवाह जो है वो विद्योत्मा नाम की लड़की से होगा जो कि बहुत विदुषी है, लेकिन शर्त ये है कि आपको बोलना कुछ नहीं है, मौन रहना पड़ेगा। यदि आप मौन रहोगे तो ये विवाह संपन्न हो जाएगा। तो इस तरह से वो पंडित लोग उसको ले जाकर के और विद्योत्मा के समक्ष उपस्थित करते हैं और कहते हैं कि ये पंडित लोग उनका परिचय देते हैं कि ये कालिदास हैं और ये बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन इस समय ये इनका मौन व्रत चल रहा है, शास्त्रार्थ ये मौन ही करेंगे।
विद्योत्तमा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, शास्त्रार्थ मौन हो जाएगा। तो मौन का अर्थ है कि कुछ इशारों में बात होगी। तो विद्योत्तमा ने सबसे पहले एक उंगली का इशारा किया। अब कालिदास प्रारंभिक जीवन में मूर्ख थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारी एक आंख फोड़ना चाहती है, ऐसा विचार किया। तो उन्होंने फिर दो उंगली दिखाई। तब पंडित लोगों ने इसकी व्याख्या की। विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई थी, इसका अर्थ है ईश्वर एक है। उसने दो उंगली दिखाई, तो पंडितों ने व्याख्या में बताया कि नहीं, चेतन दो हैं, एक ईश्वर भी है, आत्मा है, और एक परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दो चेतन हैं। विद्योत्तमा के बात समझ में आ गई कि कालिदास जो है बहुत बड़े विद्वान हैं। फिर उसने 5 उंगलियां दिखाई, इस तरह से पूरा हाथ दिखाया। तो कालिदास ने विचार किया कि मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने इस तरह से मुक्का दिखाया, 5 मुट्ठी बांध करके दिखाया। पंडित लोगों ने उसकी व्याख्या की, ये जो शरीर है मनुष्य का शरीर, आपने जो 5 उंगलियां दिखाई, इसका अर्थ ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश 5 तत्वों से बना है। और इन्होंने जो इस तरह से मुट्ठी बांध करके दिखाया, इसका तात्पर्य ये है कि जब तक ये 5 तत्व मिलेंगे नहीं, ये शरीर नहीं बनेगा। इस तरह से बहुत से प्रश्न पूछे थे और सबका उत्तर इशारों में दिया, पंडितों ने व्याख्या कर दी। और इस तरह से कालिदास का विवाह जो है वो विद्योत्तमा के साथ हो जाता है। बाद में उसको पता चलता है कि ये तो व्यक्ति मूर्ख है, तो विद्योत्तमा उसको घर से बाहर निकाल देती है। कालिदास बाहर जाकर के तपस्या करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे विद्वान बनाओ, मुझे विद्या दो। और बहुत दिन ईश्वर की उपासना करने के पश्चात, तपस्या करने के पश्चात विद्या में निपुण होकर के फिर वो घर आते हैं। विद्योत्तमा उनको घर रहने की अनुमति भी दे देती है। और बाद में यही कालिदास बहुत बड़े विद्वान बने। आज महान कवियों में इनकी गिनती होती है। तो मैं बता रहा था, जिस कालिदास को प्रारंभ में महामूर्ख समझा गया था, उन कालिदास ने मूर्ख के लक्षण भी अपने एक ग्रंथ में बताए हैं। जो मुख्य बात मैं बताना चाह रहा था वो अब प्रारंभ होती है कि कालिदास क्या कहते हैं कि मूर्ख कौन होता है। सुनिए ध्यान से, वो मूर्ख के लक्षण बताते हैं कि खादान गच्छामि हसन् जल्पे, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्यां ततीयो न भवामि राजन्, किमि कारणं भोज भवामि मूर्खा। इसमें एक कहानी आती है कि एक बार राजा भोज जो थे वो अपने घर में अंदर गए। तो वहाँ उनकी जो राजा भोज की जो पत्नी थी वो अपने सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तो राजा भोज जब पहुँचते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि आओ मूर्ख राजा आओ। राजा भोज को ये बात समझ में आई कि हमको मूर्ख क्यों कह दिया गया। तो राजा भोज अपमानित होकर के वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात जब राजा भोज बैठे हुए होते हैं अकेले, तो उस समय वहाँ पर कालिदास आते हैं। तो राजा भोज वही बात उनको बोलते हैं कि आओ मूर्ख राजा आओ। तो कालिदास कहते हैं कि मुझको आपने मूर्ख क्यों कहा। तो मूर्ख के लक्षण तो ये होते हैं क्या कि खादान गच्छामि हसन् जल्पे, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्यां ततीयो न भवामि राजन्, किमि कारणं भोज भवामि मूर्खा। वो कहते हैं कि मूर्ख कौन होता है। तो पहला लक्षण उन्होंने बताया, जो भोजन करते हुए और चलता रहता है, यानी जो चलते चलते जो भोजन करता है वो पहला मूर्ख माना गया है। जा रहा है और खाना खाता जा रहा है। और दूसरा मूर्ख बताया है उन्होंने कि जो व्यक्ति
बात करता है और बात करते हुए हंसता जा रहा है, हंसते हंसते बात कर रहा है, वो भी मूर्ख है। ये कालिदास जी बता रहे हैं मूर्ख के लक्षण। पहला लक्षण उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति खाना खाते हुए और चलता रहता है वो पहला मूर्ख है। और दूसरा मूर्ख बताया जो बातें करते हुए और हंसता रहता है। और तीसरा मूर्ख वो बताया कि जो समय बीत गया है, जो घटना हो चुकी है, उस पर जो सोचता है वो भी मूर्ख है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा दे के आए और उनका पेपर खराब हो गया, अब उस पेपर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो मूर्ख है। कालिदास कहते हैं ये तो मूर्खता है, जो पेपर हो चुका है उसमें अब कुछ नहीं बदलने वाला है, अब अगले पेपर की तैयारी करो। तो कहते हैं गतम न सोचान, जो बीत चुका है उसके बारे में जो सोचता है वो तीसरे तरह का मूर्ख है। और चौथे तरह का उन्होंने मूर्ख बताया, वो व्यक्ति होता है जो अपने किए हुए को बताता है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, वो चौथे तरह का मूर्ख बताया गया। और पांचवें तरह का मूर्ख उन्होंने बताया कि जो दो व्यक्ति कहीं बात कर रहे हो, दो या दो से अधिक, और उनके बीच में तीसरा व्यक्ति यदि आ जाता है, चला जाता है, तो वो भी मूर्ख है। अब राजा भोज समझ गए, क्योंकि जब वो अंदर महल में गए थे उस समय उनकी रानी दूसरी सहेलियों के साथ बात कर रही थी और उस समय राजा भोज अंदर गए थे, तो इसलिए राजा भोज को उनकी पत्नी ने महामूर्ख कहा था, मूर्ख कहा था। तो कालिदास कहते हैं कि मैं ऐसी गलती नहीं करता कि जहाँ दो लोग बात कर रहे हो और मैं तीसरा वहाँ पर कूद जाऊँ, तीसरा वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो इस तरह से कालिदास, जिनको प्रारंभिक जीवन में बहुत बड़ा मूर्ख माना गया था, बाद में बहुत बड़े विद्वान हुए और उन्होंने 5 प्रकार के मूर्खों के लक्षण बताए। दोबारा सारांश के रूप में बता देते हैं। पहला मूर्ख वो है जो खाते खाते और चलता जा रहा है, यानी चलते हुए भोजन कर रहा है, गति कर रहा है और भोजन भी करता जा रहा है। और दूसरा मूर्ख वो है जो हंसता भी जा रहा है और बताता भी जा रहा है, बोलता जा रहा है और हंसता जा रहा है। तीसरा मूर्ख वो है जो समय बीत चुका है, जो घटना हो चुकी है, परीक्षा का पेपर खराब हो चुका है, उसके बारे में जो चर्चा करके समय खराब कर रहा है, वो तीसरे तरह का मूर्ख है। और चौथे तरह का मूर्ख वो है जो अपने किए हुए का बखान करता है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, सारा काम मैंने किया है। ये चौथे तरह का मूर्ख है। और पांचवें तरह का मूर्ख कालिदास ने बताया वो होता है जहाँ दो व्यक्ति बात कर रहे हो और तीसरा बिना पूछे, बिना अनुमति के उनके बीच में पहुंच जाता है, तो वो भी मूर्ख कहा गया है। इस तरह से जिन कालिदास को प्रारंभ में लोगों ने महामूर्ख कहा था, बाद में बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने मूर्खों के भी लक्षण बताए, ज्ञानियों के भी लक्षण बताए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, धन्यवाद।